बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ। चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और उसका मक्ता। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, बाद में इसका डिटर्मिनेंट आगे आएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे जैसे आगे आता जाएगा हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है कि ये एक मुस्ततिली शक्ल की एक तरतीब होती है जिसमें अरकानों में कतारें होती हैं और कालम होते हैं, एक ख़ास तरतीब में मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। अब मैट्रिक्स क्या होता है, ये मुरब्बी ब्रैकेट आ गई। अब इसके अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं, मसलन 3 आ गया, 4 आ गया, 5 और 6। अब मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर जब हम कालम और एलिमेंट इसके लिख लेते हैं तो उनको ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी का कोई भी कैपिटल लफ्ज़ हम इधर लिखते हैं, जैसे ए लिख लिया, बी लिख लिया, जो भी आप लिखना चाहें कालम को ज़ाहिर करने के लिए हम ये इधर बड़ी वैल्यू लिखते हैं, मसलन ए बी सी वगैरह। अब उसके अंदर जो हम अरकान लिख लेते हैं। अब इसके अंदर 2 किस्म की चीज़ें होती हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, वो नीचे है रोज़ एंड कालम। अब इस कालम के अंदर जो हॉरिजेंटली चीज़ें आ रही हैं उनको हम रो का नाम देंगे। अब ये 2 हैं, ये रोज़ दोनों हॉरिजेंटली हैं, और जो वर्टिकल चीज़ होती है उसको हम ज़ाहिर करते हैं कालम से, C1 और C2। अब इस मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं, रो और कालम। रो कौन सी चीज़ होती है, जो कि हॉरिजेंटली होती है, उफ़क़ी होती है, और जो अमूदी होती है नीचे चीज़, उसको हम कालम का नाम देते हैं। अब इसके अंदर 2 ही चीज़, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, ये रो 1 हो गई और ये रो 2 हो गई, और कालम इसके अंदर कितने हैं, ये कालम 1 हो गया और ये कालम 2 हो गया, ये रोज़ एंड कालम भी हो गया। उसके बाद आता है एलिमेंट्स आर एंट्रीज़। एलिमेंट्स और एंट्रीज़ किसको नाम दिया जाता है, जो भी आप कालम लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं, अब उसके अंदर जो वैल्यू आप लिख लेते हैं रो और कालम की शक्ल में, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, इसको या तो एलिमेंट कहेंगे या इसको एंट्रीज़ कहेंगे कि आपने इस मैट्रिक्स के अंदर क्या वैल्यू लिखी है। उसके बाद आता है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कालम का मर्तबा क्या है। अब कालम का मर्तबा, उसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज़ ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि रो और कालम। अब रो इसके अंदर कितनी है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, 2 इसके अंदर रो हैं और 2 ही इसके अंदर कालम है। अब इसका आर्डर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इधर आर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। अब मैट्रिक्स A की लिखा है क्योंकि हमने इसको A से ज़ाहिर किया, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। अब इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कालम। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 2 हैं, क्रॉस नंबर ऑफ़ कालम कितने हैं, 2। तो हम इसको कह सकते हैं कि आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 क्रॉस 2। इसको मल्टीप्लाई करके आगे लिखना नहीं है, सिर्फ यही बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कालम कितने हैं। उसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि मसावी कालम कौन कौन से होते हैं। मसावी कालम वो होते हैं कि अगर उन 2 कालम हैं, फ़र्ज़ करें ये एक कालम है, इसके अंदर वैल्यू है 1 2 5 और 9। अब एक दूसरा कालम है B इज़ इक्वल टू, ये इधर लिखा हो 2 - 1, इधर लिखा हो 7 - 5, इधर 5, इधर आ जाए 4 + 5। अब जब B कालम को हम हल करेंगे, ये आ जाएगा 1 2 5 और 9 आ जाएगा। अब ए कालम के अंदर सबसे पहले मसावी कालम के लिए इनका आर्डर सेम होना ज़रूरी है, इनका मर्तबा बराबर होना चाहिए। अब कालम ए में भी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कालम भी 2 है, इसका मर्तबा आ जाएगा 2 क्रॉस 2, और बी का भी मर्तबा आ जाएगा 2 क्रॉस 2। अब इसके एलिमेंट जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होनी चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होना चाहिए, इधर 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, इधर 5 है तो ये भी 5 है, इधर 9 है तो ये भी 9 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि A इक्वल टू B है। ये ऐसे कालम मसावी होते हैं, इनका मर्तबा भी सेम होना ज़रूरी है
और इनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होना ज़रूरी है। ये होते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पीछे जितनी भी हमने डिफाइनें पढ़ी हैं वो 3.1 में इस्तेमाल होंगी। आगे फिर 3.2 को शुरू करने से पहले जो उसमें डिफाइनें आएंगी उनको पहले एक्सप्लेन करेंगे, बाद में एक्सरसाइज। अब 3.1 में पहला सवाल है, उसमें वो कह रहा है कि राइट रोज एंड कॉलम ऑफ ईच मैट्रिक्स। हर कॉलम के अंदर लिखें कतारें कितनी हैं और कॉलम कितनी हैं। इसका पहला पार्ट है ए मैट्रिक्स दिया गया है इज़ इक्वल टू, उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम कितनी है। अब इसके अंदर रो देखें, एक रो ये है R1 और एक रो 2 है। कितनी नंबर ऑफ़ रो हो गई? 2। और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए? 2 हो गए। नंबर 2 बी पार्ट है 3, 4 और 7। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज देखें, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, R1, R2 और R3। कॉलम इसके अंदर एक ही है, C1। तो नंबर ऑफ़ रोज कितनी हो गई? 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हो गए? 1। थर्ड पार्ट है 8, -10 और 11। अब इसके अंदर कतार एक ही है और कॉलम इसके 3 है, C1, C2 एंड C3। नंबर ऑफ़ रोज़ हमने 1 लिखी और नंबर ऑफ़ कॉलम इसके 3 लिखे। इसका फोर्थ पार्ट है, अब इसके अंदर देखें 1, 2 और 3। नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी कितने इसके अंदर? 3 ही हैं, तो हमने 3 और 3 लिखे। अब इसका जो 5 पार्ट है, अब इसके अंदर देखें, एक R1 ये है, R2 ये है, C1, C2 और C3। नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आ गए इसके? 3 आ गए। सवाल नंबर इसका 2 है राइट आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम एक मरतबा इसका फार्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ कॉलम। अब जो भी कॉलम हमें दिया जाएगा हम उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम लिख के उसके मरतबे को डिफ़ाइन करेंगे। अब इसके अंदर है 1 और 0। अब इसके अंदर कतारें कितनी हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं और कॉलम इसका क्या है? अब ये देखें, R1 है, ये R2 है और कॉलम इसका क्या है? एक ही है। 2 क्रॉस 1 इसका क्या आ गया? आर्डर आ गया। बी पार्ट है 3 और 4। अब इसके अंदर रो गया है, ये एक ही रो है, ये इसके अंदर कॉलम C1 है और ये C2 है। पहले हमने रो लिखनी है मल्टीप्लाई 2, तो इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया 1 क्रॉस 2। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 3, 5, 5, 6। अब इसके अंदर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो उसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2। इसका फोर्थ पार्ट है 0, 3, 4, 5, 0। अब इसके अंदर ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C3, C2 और C1। जो इस तरह अमूदी होते हैं ये कॉलम होते हैं। अब रोज़ कितनी है? 2 हैं, कॉलम इसमें कितने हैं? 3 हैं, तो इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स D कितना आ गया? 2 क्रॉस 3 आ गया। इसका फिफ्थ पार्ट है, अब इसके अंदर देखें, ये R1 आ गई, ये दूसरी R2 हो गई, ये तीसरी R3 हो गई। अब ये वाला C1 हो गया और ये वाला C2 हो गया। रोज़ इसके अंदर 3 हैं और कॉलम इसके अंदर 2 हैं, तो इसका आर्डर क्या आ गया? 3 क्रॉस 2। 6 वाला जो पार्ट है F, एक ही एलिमेंट दिया गया है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका मर्तबा क्या आ गया? 1 क्रॉस 1। इधर लिखेंगे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स F इज़ इक्वल टू 1 क्रॉस 1 आ गया। अब सवाल नंबर 3 में वो कह रहा है कि दर्ज झैल में से कौन से कॉलम मसावी हैं। मसावी कॉलम की हमने अभी निशानी पढ़ी, उसकी एक शर्त पढ़ी कि दोनों का मर्तबा भी सेम होना चाहिए और उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब इसका ए पार्ट देखें 0, 3, 4, 1। अब एफ पार्ट तक आप देखें कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसको हल करें तो 0, 3, 4 और 1 आना चाहिए, तो वो हम इधर देखेंगे कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हल करें तो वो 0, 3, 4, 1 आना चाहिए। अब ये 9 और 7 ये तो मर्तबा ही नहीं सेम, ये भी मर्तबा इसका नहीं सेम, ये मर्तबा इसका सेम है। अब ये देखें 3 में से माइनस को 3 करें तो 0 आता है, ये 3 वैसे ही आ गया, 3 और 1 कितना हो गया? 4 आ गया और 1 वैसे ही आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ए कॉलम किसके बराबर है? ए इज़ इक्वल टू बी। ये दोनों कॉलम आपस में क्या हैं? बराबर बराबर हैं। अब 9 और -7, अब ये डी के साथ है, 5 और 4 9 आ गया, -8 में से प्लस का 1 कॉलम, तो ये कितना आ गया? -7।
तो हम इसको लिख सकते हैं बी किसके इक्वल है, डी कॉलम के इक्वल है। पीछे ये रह गया। अब देखें ये 6 1 4 2 8 3, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, 2 में से 1 को निकालें 1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 में से 2 को निकालें 2 आता है, 4 + 4 8 आता है, 3 + 0 3 आता है। तो ये किसके बराबर है, सी किसके, इसको हम लिख सकते हैं सी इज़ इक्वल टू ये ई के बराबर है। इस तरह हम इसको रजिस्टर पे हल नहीं किया, आसान सवाल था इसलिए बुक के ऊपर इसको समझा दिया। सवाल नंबर 4 है, अगर a + 2 c - 3 तीसरा इसका एलिमेंट है b - 1 चौथा है d + 4 इज़ इक्वल टू 5 8 6 4 हो तो a b और c d की कीमतें मालूम करें। अब देखें इनका मर्तबा भी सेम होना चाहिए, ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। जितने एलिमेंट इसके अंदर हैं 1 2 3 4, इसके अंदर भी हैं 1 2 3 और 4। अब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसके पहले को इसके बराबर रख लेंगे, इसको दूसरे के बराबर रख लेंगे, तीसरे को तीसरे के बराबर और चौथे को चौथी एंट्री के बराबर रख लेंगे। पहला है a + 2 इज़ इक्वल टू 5, a + 2 इज़ इक्वल टू 5। a की वैल्यू निकालनी है, ये 2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 में से 2 निकाला तो a की वैल्यू 3 आ गई। अगला है c - 3, ये दूसरी वैल्यू है, इसको दूसरी के बराबर रख लें इज़ इक्वल टू 8, c - 3 इज़ इक्वल टू 8, c इधर रह गया, ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो गया, 8 में 3 प्लस किए तो 11 आंसर आ गया। चौथी वैल्यू b - 1 इज़ इक्वल टू 6, b - 1 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। b हमने फाइंड करना है, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। उसके बाद लास्ट वैल्यू रह जाती है d + 4 इज़ इक्वल टू 4 के इक्वल है, तो d इधर रह गया, 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया, तो d इज़ इक्वल टू 0। ये a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब वही सवाल है दोबारा, सवाल नंबर 5, एलिमेंट चेंज है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x और y की कीमतें मालूम करनी है, अब बाकी नहीं। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, हम उनको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो हम जिधर x होगा वो ले लेंगे और वो कौन सी कीमत है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है, उसके बराबर रख लेंगे। सपोज़ ये 2x + 1 ये पहली वैल्यू है, तो दूसरे मैट्रिक्स में जो इक्वल है पहली वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही है, तो हम इसको इसके बराबर रखेंगे। 2x + 1 इज़ इक्वल टू 9, 2x इधर रह गया, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, 9 में से 1 निकाला 8 आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर रह जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। अब इधर देखें, इधर तो y है नहीं, दूसरी तरफ देखेंगे y इधर चौथे नंबर पे है, तो इधर चौथी वैल्यू कौन सी है, 5, तो y को हम किसके बराबर लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 5, ये y की वैल्यू आ गई। उसके बाद है सवाल नंबर 6, वैल्यू दी गई, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल रखे गए हैं, उनमें से a b और c d की वैल्यू मालूम करनी है। जिस तरह सवाल नंबर 4 को हल किया था सेम इसको भी वैसे ही हल करेंगे। ये पहली वैल्यू को हम रखेंगे 10 के बराबर, क्योंकि इसके a आ रहा है, इसके अंदर a + b इज़ इक्वल टू 10 लिखेंगे। अब इसके अंदर a भी है, b भी है और एक साइड पे 10 है, हम a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। 2d - 1 इज़ इक्वल टू 5, 2d इधर आ गया, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, 5 और 1 6 हो गए। d की वैल्यू निकालेंगे, 6/2 करेंगे, 2 3 = 6, ये d की वैल्यू आ गई। अब तीसरी वैल्यू है 3b + 2, इधर तीसरी वैल्यू है 11, इनको आपस में इक्वल रखेंगे। 3b इधर रह गया, प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 में से 2 को निकाला तो 9 आ गया। 3b b की वैल्यू निकालनी है, 3 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 = 9, b की वैल्यू आ गई 3। अब b की वैल्यू आ गई है, पहली इक्वेशन में अगर हम b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। एंड पे अभी c की रहती है। अब c इधर चौथी वैल्यू है, इधर चौथी वैल्यू 4 है, तो c किसके बराबर आ गया, ये 4 के बराबर आता है, ये गलती से 11 लिखा गया, ये 4 के इक्वल आता है। अभी हमने b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू को भी निकालना है।
पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी की वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू भी आ गई 7 आ गई। इसका लास्ट क्वेश्चन है 7, ये हमें कुछ 2 कॉलम दिए गए हैं और उसके अंदर हमने p और q की कीमतें फाइंड करनी। अब p और q एक तो ये है p प्लस q, पहली वैल्यू है इसको पहली के बराबर रख लें, p प्लस q इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये भी इसके अंदर भी p q नहीं है, इसके अंदर भी p q नहीं है, तो चौथी वैल्यू है p माइनस 2q इज इक्वल टू 0, तो ये हम दूसरी वैल्यू भी ले लेते हैं p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये p दोनों हम क्या करेंगे, इनको पहली में से दूसरी को तफरीक करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए। 2q और प्लस q 3q हो गए, 6 वैसे ही आ गया, ये आ गया। उसके बाद q की वैल्यू को निकाल लेंगे, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s are 6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब q की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, p प्लस q इज इक्वल टू 6, p प्लस q की जगह हम 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 6, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 6 में से 2 को निकालेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गई p की वैल्यू।